नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि आपके भूगोल विषय से संबंधित है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की आपकी पुस्तक है, जिसमें अध्याय क्रमांक 4 पढ़ रहे हैं। नाम है जलवायु। इस अध्याय में हम भारत की जलवायु की विस्तार से चर्चाएं करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज के दौरान देख रखा है। और हम इस समय चर्चाएं कर रहे हैं भारतीय भारतीय क्षेत्र में एक वर्ष भर की विभिन्न ऋतुओं से, और उन ऋतुओं से हम अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई भारतीय मानसून किस प्रकार से आगमन होता है, भारत में मानसून की जलवायु किस प्रकार की है, किस प्रकार से मानसूनी दशाएं निर्मित होती है, कैसे मानसून का आगमन होता है, कैसे मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। उसी संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की वर्षा ऋतु की हम बात करेंगे इस ऋतु में, इस आपके पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्षा ऋतु को। देखिएगा, आपने पिछले वीडियो में देखा है कि ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का कैसे आगमन होता है। जैसे मार्च, अप्रैल और मई का महीने ग्रीष्म ऋतु के समय कहलाते हैं। इन महीनों में भारतीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होती है, सूर्य की किरणें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लंबवत रहती है, यानी कि कर्क रेखा और प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाले भाग में सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। सर्वाधिक तापमान आपके उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, उत्तरी पश्चिमी में, जिसमें आपके राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से छोटा नागपुर के पठार के बीच में एक निम्न वायुदाब का गर्त बनता है, और यह गर्त चारों ओर से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से यहां पर एक आंतरिक वायु परिसंचरण का निर्माण होता है। और ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते होते, यानी कि आपके जून के आरंभ के समय में, ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते समय और वर्षा ऋतु के आगमन से ठीक पहले कुछ आपके चक्रवात आते हैं, कुछ तूफान आते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आपके आपके कुछ छोटे क्षेत्र में हल्की और तीव्र वर्षा होती है, और यह वर्षा आपके मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती है, जिनकी हमने चर्चाएं की। जैसे आम्र वर्षा है, चेरी ब्लास्म है, बारदोली छीड़ा है, या फिर आपके बारदोली छीड़ा है, आपके काल बैसाखी है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, बारदोली छीड़ा आपके असम में, आम्र वर्षा और फूलों की बौछार मालाबार तट में। इसी प्रकार के आपके मानसूनी वर्षा होती है, और इसे आपके मई के महीने के बाद में 1 जून से आपके वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। उसी हम वर्षा ऋतु की चर्चाएं करेंगे। अब देखिएगा, जून के महीने के समय हम बात करें उत्तरी भारत की, किसकी बात करें? उत्तरी भारत की बात करें जून के महीने के समय की, तो देखिएगा ये उत्तरी पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से कहां पर? उत्तरी पश्चिमी भारत में। यहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर आपके तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कई बार। जब 50 डिग्री का तापमान यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर, अत्यधिक लो प्रेशर क्रिएट होगा यहां पर। अत्यधिक जब लो प्रेशर बनेगा तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध की पवने भारतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगेगी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की पवने भारतीय क्षेत्र की ओर आने लग जाएगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आएगी विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए। दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी पवने? व्यापारिक पवने। मैंने आपको बता रखा है भाई, पिछले वीडियोज आपने देखे हैं तो व्यापारिक पवनों की हमने चर्चाएं की है। व्यापारिक पवने दोनों गोलार्धों में चलती है, और इन दो व्यापारिक पवनों का मिलन क्षेत्र कौन सा होता है? विषुवत रेखा पर। यह है आपके उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, और ये आती है आपके दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। अब इनका मिलन विषुवत रेखा पर होता है, लेकिन यहां पर जून के महीने में जो राजस्थान के पश्चिमी भागों में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब अत्यधिक लो प्रेशर बन जाता है, तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करेगा, और उसी के परिणाम स्वरूप मानसून का आगमन होगा और भारतीय क्षेत्र में वर्षा होगी। अब देखिएगा ये किस प्रकार से आते हैं। तो देखो, आपने ये भारत का मानचित्र देखा है, भारत की भौगोलिक स्थिति, आपके अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है, तो आपको यहां पर पता लगानी है। जब मानसून पढ़ रहे हैं तब आपको अक्षांशीय स्थिति का पता होना चाहिए। अक्षांशीय स्थिति यानी कि जो भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है, मुख्य भूमि का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसी प्रकार से यहां पर जब प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करोगे, ये सॉरी आप यहां पर द्वीप समूह की बात करोगे, तो यहां पर कितना होगा भाई? 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप दक्षिण में चलेंगे तो यहां पर आगे 0 डिग्री अक्षांश मिलेगा, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा मिलेगी? विषुवत रेखा, या इसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवने चलती है, कौन सी आ रही है? यहां पर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने इस प्रकार से चलती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर, भूमध्य रेखा पर इनका आगमन हो जाता है। ये चल रही है आपके यहां पर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। अब ये व्यापारिक पवने, यहां पर बन रहा है लो प्रेशर,
ये देखिएगा ये गुजरात वाला भाग है, और यहां से आगे ये थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर बना हुआ है लो प्रेशर, और यहां पर बना हुआ है हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिर रही है, तापमान कम है, तो यहां पर हाई प्रेशर है, और यहां पर बना हुआ है लो प्रेशर। ये लो प्रेशर का बिंदु यानी कि निम्न वायुदाब का केंद्र इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को इस पूरे भारतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है, और ये पवनें यहां पर आकर्षित हो जाती है, और यहां पर आपके विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए, यहां से ये विषुवत रेखा को क्रॉस करती है पवनें, और इस प्रकार से इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब दिशा क्यों बदलती है? यहां पर है आपके दक्षिणी गोलार्ध, यहां पर कौन सा गोलार्ध है भाई? यहां पर आपके दक्षिणी गोलार्ध है, जबकि यहां पर कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवनें जब चलती है तो अपनी मूल दिशा से किस दिशा में विक्षेपित होती है? तो अपनी मूल दिशा के दाएं हाथ की ओर। अब यहां पर इनकी मूल दिशा ये रहने वाली है, तो ये अपने दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगी, और जब ये दिशा इस प्रकार से होती है तो ये कौन सी दिशा होगी? इस दिशा को हम कहते हैं, देखिएगा ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा, तो इनके बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, तो इन्हें नाम दिया जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। अब यहां पर व्यापारिक पवनों से मानसूनी पवनें कैसे बन गई है? तो देखिएगा ये एक विशेष ऋतु में इन पवनों की ये दिशा होती है, इसलिए इन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। अब देखिएगा जून से पहले तक तो ये विषुवत रेखा तक आ रही थी, लेकिन यहां पर जून के बाद में यहां पर जब ये निम्न वायुदाब का केंद्र बना है तो इनकी दिशा आपके उत्तरी, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही आगे शीत ऋतु आएगी तो इनकी दिशा फिर से परिवर्तित हो जाएगी, और वे पवनें जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती है वो मानसूनी पवनें कहलाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है और ये अपनी दिशा भी परिवर्तित करती है ऋतु के अनुसार, तो ये हो जाती है मानसूनी पवनें। और ये मानसूनी पवनें इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र की ओर इनका आगमन होता है, और इसी दिशा में ये पूरे भारतीय क्षेत्र में चलती जाती है। अब यहां पर सबसे पहले मानसून का आगमन कहां पर होता है? तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून आ जाता है 25 मई के दिन। कहां पर आ जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई के दिन। उसके बाद में भारत की मुख्य भूमि पर केरल के मालाबार तट पर मानसून कब पहुंचता है? तो यहां पर 1 जून के दिन मानसून का आगमन हो जाता है, और इसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारतीय क्षेत्र में मानसून का आगमन हो जाता है, और इस प्रकार से ये मानसूनी पवनें यहां से चलती रहती है और पूरे भारतवर्ष में इनसे वर्षा हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या इसे ही कहा जाता है भारतीय मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहो या आप भारतीय मानसून कहो, एक ही बात है। मुख्य भूमि पर आगमन 1 जून को, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आगमन हो जाता है 25 मई के दिन। तो अब देखिएगा ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये बात जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताई, ये आपके सामने थ्योरी के रूप में लिखी पड़ी है, इनको आप आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना कि भाई अब जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इन्हीं व्यापारिक पवनों का विस्तारित रूप भारतीय मानसून होता है। अब ये पवनें दक्षिणी समुद्रों में, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध के समुद्र है, यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित समुद्र जिनका तापमान अधिक होता है, गर्म या उष्ण समुद्र होते हैं, उन समुद्रों के ऊपर इन पवनों का उद्गम होता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति होती है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की। कहां पर उत्पत्ति होती है? ये आपकी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर ये जो यहां पर आपके उष्ण समुद्री भाग है, क्या है? उष्ण समुद्र है, यहां पर आपके दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है, और ये आपके इनमें आर्द्रता बहुत अधिक रहती है। और यहां पर जो भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र में राजस्थान वाले भाग का जो लो प्रेशर है, यही इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये आकर्षित करके जब ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवेश करती है तो अत्यधिक आर्द्रता के साथ में होती है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण यहां पर वायुमंडल में बादलों का निर्माण होता है, और उन्हीं बादलों के परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। जब इन पवनों की आप गति देखेंगे, इनका वेग कितना है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने वाली पवनें हैं। फिर आप ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा कैसे हो जाती है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बन जाती है। वो बनने का कारण क्या है? वो हमने कारण अभी पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई किस प्रकार से इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ये अपनी दिशा बदल लेती है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और इनकी दिशा बदल जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप ये कहलाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, जो पहले हुआ करती थी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब इन पवनों का प्रभाव क्या रहता है? ये पवनें इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसी दिशा से, ठीक है। इस दिशा से जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहां पर रहता है आपका पश्चिमी घाट। यहां पर क्या है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढालों की ओर ये प्रवेश करती है। जब ये प्रवेश करते हैं तो इनकी स्थितियां क्या रहती है? देखिएगा कुछ इस प्रकार से होती है। यहां पर इस प्रकार का ये जो भाग है ना, ये वाला फोटो ये यहां से उठाकर लाया गया है, यानी कि इस प्रकार का यहां पर पश्चिमी घाट है और इस दिशा से ये मानसूनी पवनें आ रही है। ये क्या है? ये आपके मानसूनी पवनें हैं। ये आपकी मानसूनी
पौने हैं, और ये मानसूनी पौने इस पश्चिमी घाट के, ये वाला भाग कौन सा है, ये भारत का पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढालों से ये टकराती है और टकराने के कारण ये पश्चिमी घाट के जो ढलान है उनके सारे सारे ऊपर की ओर चढ़ती है। जब पौने ऊपर चढ़ती है तो इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। क्यों? इनकी आर्द्रता बढ़ती जाती है। कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है और तापमान घटने से आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ती है तो बादल अत्यधिक सघन हो जाते हैं, उनमें आपके पर्याप्त मात्रा में आपके पानी इकट्ठा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पानी, और इस वजह से यहां पर ये ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है और ये यहां पर आपके भरपूर वर्षा करते हैं। और जैसे यहां पर ये वर्षा करके पश्चिमी घाट को क्रॉस करते हुए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों की ओर जाते हैं। कौन से ढलान? पूर्वी ढाल। पश्चिमी घाट के जो ये पूर्वी ढाल है, इन पूर्वी ढालों की ओर जाते हैं तो इनकी आर्द्रता काफी कम हो चुकी होती है और यहां पर वर्षा कम होती है। तो ये जो पवन का अभिमुखी ढाल है, जहां से पवनें आ रही है, वो ढाल तो कहलाता है आपके अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। और जो ढलान आपके पूर्व दिशा में है, पवन का विमुखी ढलान कहलाता है, वो ढलान आपके वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। और इस परत आपके यहां पर दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग आते हैं जो कि इस वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान के सारे भाग है, चाहे वो केरल में हो, चाहे आपके कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, सारे के सारे 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और इनके ठीक विपरीत दिशा के भाग वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। अब देखिएगा यहां पर कौन से भाग है, तो यहां पर इस प्रकार से आप मानचित्र को देखेंगे, इसमें आप यहां पर जो पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ है और यहां पर आपके वर्षा होती है, ये वाला भाग जो मैं आपको व्हाइट कलर से जो छायांकित कर रहा हूं, ये वाला भाग आपके 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा? ये वाला भाग यहां पर वर्षा प्राप्त करता है, अत्यधिक वर्षा। और जो यहां पर आंतरिक भाग है, ये कहलाता है आपका वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें दक्कन के पठार के कुछ भाग आते हैं, कर्नाटक के कुछ भाग आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, यहां से कुछ मध्य प्रदेश के भाग आते हैं। तो इस प्रदेश में आपके वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा अब भारत में और अधिक वर्षा कहां पर प्राप्त होती है, तो यहां पर आता है आपका मेघालय। मेघालय में आपकी गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। इनमें से आपकी एक ये पहाड़ी है, मध्य वाली पहाड़ी, जिसका नाम है आपके गारो खासी। ये कौन सी पहाड़ी है भाई? खासी पहाड़ी है। इन खासी पहाड़ियों में एक स्थान है मोसिनराम। इस मोसिनराम पर आपके 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। कितनी हो जाती है? 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो जाती है मोसिनराम में। और इतनी वर्षा के साथ में ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है। खासी पहाड़ियां हैं, इन खासी पहाड़ियों की इन दक्षिणी श्रृंखलाओं में यानी इन दक्षिणी ढलानों की ओर अवस्थित है। अब जब यहां पर इतनी वर्षा हो जाती है तो यहां पर और कोई विशेषता है क्या, तो और देखिएगा, जो ये मोसिनराम की गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र है, ये आपके स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए जाना जाता है। जो इस प्रकार से यहां पर आपके जो इस प्रकार की चट्टानें, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट नामक चट्टानें होती है, इन चट्टानों से निर्मित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के लिए भी ये स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। अब पूर्वोत्तर भारत में इनके अलावा और कहां पर वर्षा होती है, तो पूर्वोत्तर भारत में यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी को आपने पढ़ा है, इस ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास में कुछ छोटी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को छोड़ दें तो उसके अलावा उन पहाड़ियों वाले क्षेत्र में तो 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो कुछ एक भाग होते हैं। बाकी पूर्वोत्तर के सारे भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। और इस पूर्वोत्तर में वर्षा प्राप्त होने के बाद में वर्षा आगे उत्तर भारत की ओर, यह वर्षा युक्त पवने आगे बढ़ती है, आर्द्रता युक्त पवने आगे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की ओर गमन होती है। फिर आप जब गंगा की घाटी में प्रवेश करते हैं, गंगा नदी घाटी, अब गंगा नदी घाटी का क्षेत्र कहां पर है, देखिएगा ये उत्तराखंड वाले भाग से गंगा नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये नदी का प्रवाह क्षेत्र रहता है, ये आपके कहलाती है गंगा नदी घाटी। इस गंगा नदी घाटी वाले क्षेत्र में जब आप पूर्व दिशा से, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, इस पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है, वर्षा की मात्रा घटती है। अब घटने का कारण क्या है, अब याद कीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। कारण क्या है, कारण यही है सबसे प्रमुख कि यहां पर जो ये मानसूनी पवने हैं,
यहां से जैसे ही आपके प्रवेश करती है आगे भारतीय क्षेत्र में मानसूनी पवनें, किस प्रकार से, जब यहां पर आपके मानसूनी पवनों की एंट्री होती है तो यहां पर आपकी इस प्रकार से राजस्थान का क्षेत्र है लो प्रेशर का बिंदु। अब ये पवनें तो इस दिशा में जा रही होती है, पवनें तो क्या कर रही है, इस दिशा में जा रही है, लेकिन जो ये राजस्थान का लो प्रेशर का बिंदु है ये इन पवनों को भी यहां से अपनी ओर आकर्षित करता है। ये राजस्थान वाला भाग जब आकर्षित करता है तो आपको पता है पूर्वी घाट इस प्रकार से कटी फटी पहाड़ियों के रूप में है, तो यहां पर बड़े बड़े गैप है, तो इन गैप के माध्यम से होते हुए गंगा की घाटी की ओर से यहां पर कुछ मानसूनी पवनें आपके बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से इसे राजस्थान वाले क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है। जब ये प्रवेश करती है तो यहां पर आपके गंगा नदी के घाटी यानी कि गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों से होकर चलती है। जब यहां पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल ओडिशा के इन तटीय क्षेत्रों पर ये पवनें आती है तो यहां पर ये अत्यधिक वर्षा करती है। जैसे ही पश्चिम बंगाल से आगे झारखंड और बिहार में जाती है तो इनमें आर्द्रता थोड़ी कम हो जाती है। बिहार से उत्तर प्रदेश में आएगी यहां पर तो आर्द्रता और कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से जब राजस्थान के पूर्वी भागों में आएगी तो आर्द्रता और कम हो जाएगी, और जब राजस्थान के सुदूर पश्चिम की तरफ पहुंचेगी तो यहां पर आर्द्रता और कम हो जाएगी, और जितनी आर्द्रता कम होती है वर्षा की मात्रा उतनी कम होती जाती है। इस प्रकार से यहां पर पूर्व से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से हैं जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, वो कौन से हैं, तो ये वाला भाग है राजस्थान का जहां पर 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, या इससे भी कम हो जाती है। गुजरात का ये कच्छ वाला क्षेत्र है, यहां पर भी आपके सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो आगमन की तिथियां आप इस मानचित्र पर देख पा रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले मानसून का आगमन तो यहां पर होता है 25 मई के दिन, सबसे पहला याद रखना 25 मई के दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। उसके बाद में मुख्य भूमि पर हम बात करें, मुख्य भूमि पर तो 1 जून के दिन केरल के मालाबार तट पर, कब होता है भाई, 1 जून के दिन केरल के मालाबार तट पर मानसून का प्रवेश होता है। यह है आपका मालाबार तट, और मालाबार तट पर मानसून का आगमन हो जाता है 1 जून के दिन। ठीक है, अब 1 जून के बाद में आगे कहां प्रवेश करती है शाखाएं, तो 1 जून के बाद में देखिएगा 1 जून वाली शाखा मालाबार तट, और इधर आपके इसे गोदावरी नदी के आपके कृष्णा कावेरी नदी घाटियों के क्षेत्र की तरफ यानी कि इसे अंडमान आपके आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों तक ये पहुंच जाती है। उसके बाद में 5 जून की शाखा है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में तटीय भागों में प्रवेश करती है, यानी कि कन्नड़ तट से प्रवेश करती है, और इधर आपके 5 जून की शाखा आपके इस हैदराबाद वाले क्षेत्रों में पूर्व आपके बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से 10 जून की शाखा है वो मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर और पटना तक पहुंच जाती है। फिर आगे चलते हैं तो 15 जून की शाखा है, और ये 15 जून की शाखा अहमदाबाद, भोपाल, पटना, लखनऊ के मध्य से होते हुए नेपाल तक पहुंच जाती है। इधर आप पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में 1 जून की शाखा है वो बांग्लादेश से होते हुए यहां पर त्रिपुरा और मिजोरम वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। फिर 5 जून वाली शाखा है वो बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचते हुए फिर आपके नेपाल में चली जाती है। फिर इसी प्रकार से 1 जुलाई की शाखा है जो 1 जुलाई वाली शाखा इस कच्छ वाले क्षेत्र से प्रवेश करते हुए गुजरात, राजस्थान पर अत्यधिक कम वर्षा करते हुए, अत्यंत कम वर्षा करते हुए फिर आपके पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, और सबसे अंत में 15 जुलाई के समय मानसून का आगमन होता है इसे पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। इस प्रकार से मानसून का आगमन भारतीय क्षेत्र में होता है। जब यहां पर आपके मानसूनी पवनें इस प्रकार से चल रही होती है, मानसूनी पवनें यहां पर चल रही होती है इस भारतीय क्षेत्र में, तो इन पवनों को आप इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर देखिएगा पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में यहां पर आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे पहली शाखा अरब सागरीय मानसूनी शाखा की कौन सी है भाई, जो पवनें अरब सागर से होते हुए भारतीय मुख्य भूमि पर या भारतीय स्थल पर प्रवेश करती है वो अरब सागरीय शाखा कहलाती है। और एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से होकर चल रही होती है वो बंगाल खाड़ी की शाखा कहलाती है। बंगाल खाड़ी की मानसूनी शाखा, यानी कि भारतीय मानसून के 2 भाग होते हैं। अब जब यहां पर सबसे पहले 1 जून के दिन ये जो यहां पर प्रवेश कर रही है, जैसे यहां पर मालाबार तट है, मुंबई है, कर्नाटक है, यहां पर कौन सी है, अरब सागरीय शाखा है। ये पहली शाखा यहां तक प्रवेश करती है, कौन सी वाली, ये वाली पहली शाखा मालाबार तट में प्रवेश करती है केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में। दूसरी शाखा होती है आपके मुंबई से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है भाई, दूसरी शाखा आपके यहां से मुंबई, और यहां पर जो नर्मदा और तापी नदी घाटियों का क्षेत्र है यहां से प्रवेश करती हुई जाती है, और यह शाखा यहां पर आपके दूसरे नंबर की शाखा जो छोटा नागपुर के पठार तक जाती है, कहां तक जाती है, छोटा नागपुर पठार तक आगे चलती है। फिर यहां पर आगे चलकर यहां पर जो पश्चिम बंगाल खाड़ी की शाखा है इसके साथ में यहां से ये आगे मिलते हुए गंगा की घाटी की ओर चली जाती है।
फिर तीसरी शाखा की बात करते हैं तो तीसरी शाखा यहां से सौराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है, जो अरावली पर्वतमालाओं के समांतर चलती हुई आपके अत्यंत कम वर्षा करती है राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में। ये आगे चलकर यहां पर आपके धर्मशाला नामक जगह है। धर्मशाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला वाले क्षेत्र में इससे बंगाल खाड़ी की शाखा के साथ मिल जाती है और फिर आगे हिमाचल प्रदेश और हिमालय के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जाकर अच्छी वर्षा करती है। तो इस प्रकार से भारतीय मानसून का आगमन होता है और इन क्षेत्रों में यहां पर इतनी तारीख को मानसून पहुंचता है, जो मानचित्र भी मैंने आपको दर्शा रखा है और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है भारतीय मानसून का आगमन और वर्षा ऋतु, यानी कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उस मानसून का भारत में प्रवेश कैसे होता है, भारत में आगमन कैसे होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति कहां होती है। एकदम सिंपल सवाल है, इसकी हम बार बार चर्चाएं कर रहे हैं। तो बताइएगा इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति कहां पर होती है? उत्तरी महासागरों में, दक्षिणी गर्म महासागर में, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से या फिर दक्षिणी ध्रुव से। देखिएगा जो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिणी गर्म महासागरों से उत्पन्न होती है, यानी कि दक्षिणी उष्ण महासागरों से उत्पन्न होती है, विषुवत रेखा को क्रॉस करती है और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व की बजाय दक्षिण पश्चिम हो जाती है और इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें या भारतीय मानसून कहा जाता है। ठीक है, अर्थात भारतीय मानसून दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही एक विस्तारित रूप है। अगला सवाल, भारत विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जैसलमेर, मौसिनराम, लद्दाख या फिर केरल? अब विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात आती है तो हमने पढ़ा है कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उनमें से खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखला में एक स्थान स्थित है, एक गांव है जिसका नाम है मौसिनराम और यहां पर आपके 1000 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। यहां पर आप जैसलमेर की बात करते हो तो यहां पर आपके 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। लद्दाख 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। केरल में 1 जून के दिन मानसून प्रवेश कर जाता है। भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे पहले मानसून का आगमन केरल वाले क्षेत्र से होता है, केरल के मालाबार तट से। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। वर्षा ऋतु से संबंधित आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।